माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के एक वीडियो में हम बहुत ही गंभीर मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने एचपीवी वायरस के बारे में डिस्कस किया था। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये बहुत ही लॉन्गेस्ट लास्टिंग एचपीवी वायरस की वजह से होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐसा कैंसर है जो यूएस जैसे विकसित देश में भी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वुमेन्स में। ठीक है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है ये। और एचपीवी वायरस की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है, मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एचपीवी वायरस ऐसा वायरस है जो कि सेक्सुअली एक्टिव जो लोग हैं उनको अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये वायरस हो सकता है। और इस वायरस से बचने का तरीका सिर्फ एक है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का नाम है ग्रैडिसिल 9, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। और उसके जो डोज हैं और किस एज में लेना है ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो ये मैंने एक नॉर्मल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के रखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स आपको दिख रहा होगा। सर्विक्स के ठीक ऊपर यूटेरस जिसमें वॉर्म बेबी कैरी होता है। नेक्स्ट इज द वजाइना जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। फिर वल्वा एंड देन ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वाइकल कैंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियोस में हम वेजाइनल कैंसर भी डिस्कस करेंगे, यूटेरस कैंसर भी डिस्कस करेंगे। आज सर्वाइकल कैंसर। तो सिम्टम्स सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये होता किस वजह से है, एचपीवी वायरस की वजह से। वो भी ये ऐसा कैंसर है जो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स एज सच नहीं आते हैं। लेकिन जब एकदम कैंसर हावी होने लगता है तब इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। और वो भी एचपीवी वायरस जब बहुत दिन तक शरीर में रह जाता है तो ये कैंसर कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर। और फिर सिम्टम्स काफ़ी दिन बाद सामने आते हैं। तो आज हम स्टेजेस भी देखेंगे, ट्रीटमेंट भी समझेंगे। तो देखिए, रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो किन लोगों को हो सकता है, जिन लोगों को एचआईवी का इन्फेक्शन है, क्योंकि एचआईवी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ये एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर स्मोकिंग, ठीक है, यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा तक बर्थ कंट्रोल पिल्स पे डिपेंडेंट हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। और दूसरा कैंसर है, अगर 3 से ज़्यादा बच्चे भी हो रहे हैं तो उस केस में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर और दूसरी चीज़ है कि सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी एक के संग आपका मोनोगैमी नहीं मेंटेन है तो उस केस में भी ये हो सकता है। फिर अब इसके रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, तो देखिए जो सबसे बड़ी बात है एचपीवी वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसके रिस्क को कम करने के लिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैप टेस्ट, जो मैंने एचपीवी डिस्कस करते समय पैप टेस्ट कब कराना है, किस एज में कराना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, मैंने बताया था आपको कि अगर 21 से 29 वर्ष के हैं तो हर 3 साल में पैप टेस्ट कराना ही कराना है। और अगर 29 से 35 से 45 वर्ष के हो चुके हैं महिलाएं तो उनको भी पैप टेस्ट हर 3 वर्ष में कराना है। और 45 वर्ष से अधिक की हो गई हैं या 65 वर्ष से अधिक की हो गई हैं तो उस केस में अगर आपकी महिलाओं के 3 पैप टेस्ट लगातार नेगेटिव आ जा रहे हैं तो पैप टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, इसका मतलब आप सुरक्षित हैं। पैप टेस्ट में क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्युलम, उसको क्या करते हैं, स्पेक्युलम को वजाइना के रास्ते डाल करके इस वजाइना को थोड़ा सा चौड़ा करने की कोशिश करते हैं स्पेक्युलम के थ्रू। और इससे चौड़ा करके सर्विक्स के अंदर ये देखा जाता है कि कोई कैंसरस सेल्स की ग्रोथ तो नहीं हो रही है या कोई एबनॉर्मल टिश्यू या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ तो नहीं हो रही है। और ये देखने के बाद यहाँ सेल्स से आसपास से थोड़े से स्क्वैमस सेल्स के और जो भी म्यूकस वगैरह है उसको थोड़ा सा ले करके फिर उसको फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि एचपीवी वायरस अगर सेल्स एबनॉर्मल सेल्स दिख रही है तो स्मीयर ले करके फिर उसको लैब में एचपीवी डिटेक्शन के लिए भेजा जाता है। ये होता है पैप टेस्ट। ठीक है,
अगला जो है स्मोकिंग क्विट कर देनी होगी, और क्या करना होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान कॉन्डोम का यूज़ करना है, और सेक्सुअल पार्टनर्स के नंबर को लिमिट कर देना है। ये कुछ इसके रिस्क कम करने के तरीके हैं। अब सिम्टम्स की मैं बात करूं अगर, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ हर बार। प्लीज़ आप उस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कीजिए, विज़िट कीजिए। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एचपीवी वायरस एज सच स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं शो करता है, लेकिन बाद में जैसे बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सिम्टम्स सामने आते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग होना, जो कि जनरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब स्टेजेस की बात कर लें तो जैसे कि आपको पता है कि कैंसर जो होता है ये अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है। जितना जल्दी इसका डिटेक्शन हो जाता है उतना जल्दी से ये क्योर भी हो सकता है अगर स्टेज 1 में भी है। तो आगे देखिए, इसको स्टेज बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी बहुत कम है, ठीक है। 60% के अराउंड लोग आफ्टर सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद 5% लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। 69% लोग 5 साल तक भी सर्वाइव करते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल रेट कम है इसका। और जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैंसर एक ऐसा है जो वापस आ सकता है, ठीक है। वापस आ सकता है। कैंसर का आपको पता है रिकवरेंस रेट ज़्यादा होता है, वापस भी आ जाता है। तो अब देखिए, मैं आपको स्टेजेस की बात करा रही हूँ। तो स्टेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टेज 1 आएगा फ्रेंड्स। तो स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 मतलब कि अभी कैंसर केवल सर्विक्स रीजन में है। अब स्टेज 1 भी फर्दर स्टेज 1A और 1B में डिवाइडेड है, और 1A जो है वो फर्दर 1A1 और 1A2 में डिवाइडेड है। 1A1 का मतलब क्या है कि अभी बॉडी में कैंसर की जो अमाउंट है वो कम है, और अगर डीप एरिया को देखा जाए, चेक किया जाए, तो मतलब कि अभी कैंसर सिर्फ 3 mm तक डीप हुआ है, 3 mm तक के ही सेल्स में पहुंचा है। और 1A2 का मतलब क्या होता है कि कैंसर की जो डीप है, मतलब जो सेल्स कैंसर से में पीड़ित हो चुकी हैं या बॉडी में कितने एरिया तक कैंसर हो गया है, तो इसका मतलब है 3 mm से ज़्यादा तक हो जाएगी, लेकिन 5 mm से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर 1B की बात करें तो 1B1 की अगर बात करें तो इसमें जो ट्यूमर होता है, कैंसरस सेल्स होती हैं, वो 2 सेंटीमीटर की होती हैं, लेकिन 2 सेंटीमीटर तक की होती हैं, लेकिन वो अंदर सेल्स में 5 mm से ज़्यादा तक धसी हुई नहीं होती हैं, 5 mm से ज़्यादा तक नहीं स्प्रेड हुआ होता है बॉडी में डीपेस्ट में। 1B2 की अगर बात करें तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेकिन 4 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर का साइज़। फिर 1B3 की अगर बात करें तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा। फिर हम आ जाते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 की तरफ क्या होता है? सर्विक्स से कैंसर अब वजाइना की तरफ फैल चुका है, ठीक है। सर्विक्स से कहाँ पहुँच चुका है? वजाइना की तरफ पहुँच चुका है, लेकिन अभी वो यूटेरस में नहीं पहुँचा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी फर्दर क्लासिफाइड है स्टेजेस, स्टेज 2A1 और 2A2 में। 2A1 की अगर बात करें तो मतलब कि 4 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज़ है। 2A2 की बात करें तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक। फिर फर्दर 2B की बात करें तो 2A1 और 2A2 में क्या था कि अभी कैंसर कहाँ था? कैंसर अभी सर्विक्स से वजाइना में पहुंच चुका था, लेकिन यूट्रस में नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे ही आप 2B की बात करेंगे स्टेज, तो अब कैंसर सर्विक्स से यूट्रस की तरफ भी बढ़ने लगा है, ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बढ़ती रहती है। फिर स्टेज 3 में आ जाते हैं। तो अगर फ्रेंड्स स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो कैंसर जो है अभी तक जो सर्विक्स में था वो अब कहाँ पहुँच गया है? वेजाइना में पहुँच चुका है, लेकिन अभी वो पेल्विक वॉल तक नहीं पहुँचा है, ठीक। फिर स्टेज 3 फर्दर जो है स्टेज 3B में क्लासीफाई है। स्टेज 3B में क्या होता है कि अब कैंसर पेल्विक रीजन में पहुंच चुका है, किडनी एक या दोनों किडनी को ब्लॉक कर चुका है, किडनी का फंक्शन भी अब इफेक्टेड हो चुका है। अब स्टेज 3C में आ जाते हैं। तो C1 और C2 में इसको
आगे फर्दर डिवाइड किया गया। C1 की बात करें तो लिम्फ नोड्स में पहुंच चुका है। लिम्फ नोड्स वो होती हैं जहां पे आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जो क्या करती हैं, अनवांटेड चीज़ों को फिल्टर आउट करती हैं। तो लिम्फ नोड्स पेल्विक रीजन के लिम्फ नोड्स में पहुंच चुका है। और C2 मतलब C2 क्या होता है कि अब जो एब्डोमेन यानी कि पेट वाले हिस्से की तरफ के लिम्फ नोड्स में भी ये पहुंच चुका है। फिर स्टेज 4 में आ जाते हैं जो कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर के नाम से भी आप जानते होंगे इसको, 4A और 4B। 4A मतलब क्या होता है कि अब कैंसर कहाँ पहुंच चुका है, ब्लैडर और रेक्टम रीजन में पहुंच चुका है। और 4B का मतलब क्या होता है कि अब कैंसर लीवर में, लंग्स में, बोन में, ये सारी जगह अब कैंसर फैल चुका है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे कि पता है कि अगर स्टेज 4 में कोई पेशेंट आ गया है तो अब उस केस में सिर्फ पैलिएटिव केयर दी जाती है। पैलिएटिव केयर मतलब क्या होती है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मैनेज करने की कोशिश, पेशेंट की दर्द को कम करने की कोशिश, मतलब कि जो एंड ऑफ लाइफ वाला स्टेज है उसको किसी तरह से निपटा देने की कोशिश जो होती है। ठीक है, फिर अगर बाकी फेजेस की मैं बात करूं तो जितना अर्ली डिटेक्शन होता है तो कभी कभी क्योर भी हो सकता है। तो अब अगर आप बाकी केसेस की बात करते हैं तो सर्जरी एक ऑप्शन होता है। सर्जरी में जिन फीमेल्स को आगे बेबी नहीं चाहिए होता है तो उस केस में क्या करेंगे, सर्विक्स को, यूटेरस को हटा देने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि अब कैंसर जो है आगे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जैसे कि आपको पता है वेन्स के थ्रू आईवी रूट से कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को इंसर्ट किया जाता है, ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वो जो कैंसर है, कैंसरस सेल्स हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और क्या फिर होता है, कीमोथेरेपी के अपने अलग ही डिसएडवांटेज होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है, पेशेंट असहनीय दर्द से गुजर रहा होता है क्योंकि कीमोथेरेपी एक बहुत ही मतलब पेनफुल ड्रग होती है जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कॉज करती है। फिर आप आ जाते हैं रेडिएशन की तरफ। आपने देखा होगा एक्सरेज इंसल्ट करके पेशेंट को जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है रेस के माध्यम से। और रेस के भी अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं और रेस भी आगे चल के और भी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। आसपास की जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल वापस आ जाता है। ठीक है, कैंसर वापस भी आता है ट्रीटमेंट के बाद। इसके 5 ईयर सर्वाइवल रेट, मतलब कि ऑपरेशन या सर्जरी के बाद 5 साल तक भी पेशेंट ज़िंदा रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं होती है। और 69% केसेस में 5 ईयर सर्वाइवल रेट गुड होता है, लेकिन आगे के केसेस में बैड हो जाता है क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। तो फैल चुका होता है, जैसे कि आपको पता है HPV डिटेक्शन बहुत लेट स्टेज पे होता है, तो फैल चुका होता है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही मामूली सा कैंसर नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अमेरिका जैसे, US जैसे विकसित देशों में भी ये कैंसर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे भी महिलाओं की मृत्यु का सबसे ज़्यादा जो वजह होती है वो सर्वाइकल कैंसर ही होती है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने का तरीका भी मैंने आपको बताया एक वैक्सीन के बारे में, जिससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। अगर बात मेरी जैसे मैं बताना चाहिए वैसे समझ में आई आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि जानकारी ही इसका इकलौता बचाव होती है। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।